नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है बड़े विस्तार से, सरल भाषा में, और खबर सबके लिए होती है। न्यूज का फैमिली शो है, इसलिए फैमिली के साथ बैठकर देखा कीजिए, न्यूज को समझा कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले रोज की तरह बताऊं कि आज पाठशाला में क्या है। सोनिया की कांग्रेस क्या ममता बनर्जी की होने वाली है? यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं, आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। गांधी परिवार को दीदी क्या खाली हाथ कर देंगी? कांग्रेस के पास तो हाथ ही था, लेकिन अब खाली हाथ होंगे क्या वो दीदी की वजह से? यह भी बताऊंगा। इसके अलावा क्रिप्टो में आपका पैसा डूबने से बचाने वाली क्लास लगेगी। आपकी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बताने वाला चैप्टर खोलूंगा। साथ में क्या पेट्रोल और डीजल के दाम फिर घटने वाले हैं, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में आज सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज सबसे पहले ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन से दिल्ली में, और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात की तस्वीरें आई। इसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के दखल पर बात की और यह कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, इसलिए बीएसएफ को राज्य में ज्यादा ताकत देना सही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का असली टारगेट 2024 की पॉलिटिक्स है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की अगुवाई करना चाहती, और इसलिए वो देश भर से टीएमसी में नेताओं की भर्ती कर रही हैं। जहां जहां चुनाव है, वहां वहां नरेंद्र मोदी के विरोधियों को ताकत देने की बात कर रही हैं। यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव की मदद की बात की। वो वाराणसी भी जाने वाली हैं। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि कैसे ममता बनर्जी का टारगेट 2024 तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है वो कांग्रेस को टेक ओवर कर लेंगी और सोनिया गांधी को तो कुछ समझना ही भूल गई हैं। पहले उनको सुनिए। और जॉब होगा, जब उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जॉब होगा, हमारा पार्टी का यूनिट तो उधर में चालू हुआ है, तो मेरे को भी ये है कि हम बनारस में एक दफे जाए और दिया जलाने की बात है गंगा में, और शिव मंदिर का दर्शन करने का बात है। तो कमलापति त्रिपाठी का परिवार तो हमारे साथ आ गया है, ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं। अगर जरूरत होगा तो अब बताएंगे, अभी बताने का टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि टीएमसी, अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसका पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश से लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी का फोकस क्लियर है। उनको मछली की आंख दिख रही है, और वो आंख 2024 का चुनाव है। उन्होंने तैयारी भी 2024 के लिहाज से शुरू की है, और उनको 2024 आने के पहले विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनना है, जिसके लिए वो जोर लगा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? विपक्ष के नेता की जो सीट है वो खाली नहीं है। इस पर सोनिया गांधी और कांग्रेस का फिलहाल कब्जा है। ममता बनर्जी को यह सीट तभी मिल सकती है जब वो कांग्रेस को रिप्लेस करेंगी। इसी के लिए ममता बनर्जी जोर लगा रही है कि सोनिया गांधी कुर्सी खाली करें तो मैं वहां बैठूं, क्योंकि सोनिया गांधी तो अब पीएम नहीं बनेंगी, लेकिन राहुल गांधी को बनवाए बिना मानेंगी भी नहीं। और ममता बनर्जी को वही चाहिए कि भैया तुम सीट खाली कर दो, मैं बैठूंगी और फिर देखूंगी तुम लोगों को कहां एडजस्ट कर सकती। क्योंकि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जिस स्पीड से चल रही है, उसमें 2024 तक वो फिल्मों में दिखाता ना कि गाड़ी को आगे से चैं करके रोका और उसके बाद गाड़ी रोककर लोगों को बैठा लिया, वो कांग्रेस को वैसे ही टेक ओवर करके गाड़ी रोककर और कांग्रेसियों को अपने यहां बैठा रही। मतलब टीएमसी ही नई कांग्रेस बन जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कांग्रेस का टेक ओवर कर लिया। क्योंकि टीएमसी का भर्ती अभियान चल रहा है, सेना में भर्ती है, दौड़ाए जाते हैं, सीना नापते हैं और ले लेते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में भर्ती के लिए जो है वो आपको दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, चुपचाप कांग्रेस के गेट पे खड़े रहिए, उनकी गाड़ी आकर उठा ले रही है। ऐसा हाल चल रहा है। भर्ती अभियान का टारगेट खास तौर पर कांग्रेस को ही रखा गया है।
टीएमसी में कल 3 नए नेता शामिल हुए। 2 कांग्रेस के थे, कीर्ति आजाद और अशोक तंवर। एक नेता पवन वर्मा जेडीयू से जुड़े रहे। कीर्ति आजाद कौन है? दरभंगा से 3 बार सांसद रहे। 2015 में उन्हें बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था। 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 2019 का चुनाव धनबाद से लड़े और हार गए। मतलब कोई बहुत तोप नेता नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो एक राज्य की पार्टी है, उसको कुछ भी मिले उसके लिए बड़ी बात है। और कम से कम वहां कमजोर करो। कांग्रेस जो है वो खुद कौन सी बिहार में बहुत 30 मार पार्टी है। अशोक तंवर राहुल गांधी के करीबी नेता रहे हैं। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी परेशान होकर। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपना संगठन बनाया था। अब जब वो टीएमसी में शामिल हुए तो वो यहां तक बोल गए कि भाई कांग्रेस के अंदर तो उन लोगों की पूछ है जो बड़े बड़े सूटकेस लेकर आ सकते हैं। पवन वर्मा नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, जेडीयू में थे, केंद्रीय राजनीति में जेडीयू की आवाज थे। बीजेपी से जेडीयू के गठबंधन पर कुछ बोल गए इधर उधर। 2020 में जेडीयू ने पार्टी से ही निकाल दिया। तो ममता बनर्जी ने कहा आओ सब आ जाओ, खाली क्यों बैठे हो? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, इससे अच्छा वर्क फॉर टीएमसी करो। ममता बनर्जी ने कांग्रेस का जीना मुश्किल कर दिया। बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी देश भर में कांग्रेस का मान लीजिए शिकार कर रही हैं, राजनीतिक शिकार। और वो चुन चुन कर कांग्रेस के ऐसे नेताओं को अपनी टीम में लेकर आ रही हैं जो नेता एक वक्त पर प्रदेश कांग्रेस का बड़ा चेहरा रह चुके हैं और उनके संगठन में वर्षों काम किया है। जैसे एक नाम आपको बताया अशोक तंवर का, जो हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको लेकर आ गई कि अब भाई जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है उसकी प्रदेश में पकड़ भी होगी, इन्हीं को ले आओ। अब टीएमसी तो वहां है नहीं, लेकिन इनको लेकर आओ, इनको वहां एक जैसे कहते हैं ना तुम्हारा दफ्तर खोल दिया, जाओ अब वहां की फ्रेंचाइजी तुम चलाओ, तो वैसा वाला हिसाब कर दो। यूपी में ललितेश पति त्रिपाठी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, उनको बोला आप मेरे साथ आ जाओ, उनको एक फ्रेंचाइजी। गोवा में लुइजिनो फिलेरियो, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इन्हीं को ले लिया। अब मुख्यमंत्री के साथ तो कितने लोग जुड़े रहते हैं, तो उन्हीं को ले लो, गोवा की जिम्मेदारी तुमको। बिहार में कीर्ति आजाद पूर्व सांसद, बोला अभी तो वहां वैसे भी कांग्रेस को बहुत मजबूत नहीं है, जो है उन्हीं को उठा लो। असम में सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है, यंग है, कद्दावर नेता है, उनको ले लिया कि असम में अब इनके सहारे आगे बढ़ेंगे। बंगाल में अभिजीत मुखर्जी जो पूर्व सांसद हैं, प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उनको ले लिया। तो कांग्रेस में जिधर से इधर से एक मुक्का मारा टूटा उसको उठा लिया, इधर से एक कोहनी मारी उधर से टूटा निकाल लिया। टीएमसी जो है यही कर रही है। लेकिन टीएमसी ये करके जो विपक्ष के मेन चेहरे की जगह लेना चाहती है, उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको आपको समझ में आएगा टीएमसी की ताकत को समझकर, कि टीएमसी की अभी की ताकत क्या है, यह आपको समझना चाहिए। #न्यूज की पाठशाला पर अपनी राय ट्वीट कीजिए, यह भी बहुत जरूरी है। तो टीएमसी की ताकत देखिए, टीएमसी की ताकत आपको समझाता हूं आज की तारीख में क्या है। और ममता बनर्जी को 2024 में अगर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना है तो क्या जरूरत पड़ेगी। तो लोकसभा में अगर आप देखिएगा, लोकसभा में कितने सांसद हैं, टीएमसी के 22 सांसद हैं। और राज्यसभा में अगर आप देखने जाइएगा कि राज्यसभा में कितने हैं सांसद, तो वहां पर 11 सांसद टीएमसी के। तो ये तो संसद के अंदर हो गया। और संसद में चौथी बड़ी पार्टी है, चौथी सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी। तो अपने लिहाज से अगर देखिए तो उनको बस 2 पार्टी और लांघना है। एक नंबर पे तो बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर डीएमके है और चौथे नंबर पर टीएमसी है। तो अगर ममता बनर्जी के लिहाज से देखने जाइएगा तो उनको बस इसको काटना है, इसको काटना है, यहां से जंप किए सीधा यहां पहुंचे, बीजेपी वर्सेस टीएमसी बन जाएगा। तो इसके लिए डीएमके तो वैसे भी दक्षिण की पार्टी है, उससे उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो अब इनके राज्यसभा सांसद शायद 12 हो गए। तो कांग्रेस को जो है अगर आप रिप्लेस कर दो, बस यहां सीट आपकी आ गई, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ममता बनर्जी जो है वो आ गई रेस में। 8 राष्ट्रीय पार्टियों में टीएमसी भी शामिल है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और एनपीपी शामिल है।
इनके देश भर में विधायक कितने हैं? देश भर में विधायकों के लिहाज से अगर आप देखिए, देश भर में विधायक बीजेपी के हैं 1432 विधायक देश भर में, कांग्रेस के हैं 764 और टीएमसी के हैं 224। अब ममता बनर्जी को अगर यह संख्या बढ़ाकर इनको क्रॉस करना है तो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने होंगे। सिर्फ बंगाल के 224 से काम नहीं चलेगा ना। इसीलिए उनका प्लान यह चल रहा है कि कांग्रेस को तोड़ दो। मतलब भाई आप रेस में दौड़ रहे हैं, दो लोग आपसे आगे हैं, तो एक को अगर कोहनी मार के गिरा दिए तो आप आगे बढ़ गए ना भाई। और डीएमके इनके लिए रेस में है ही नहीं। अब इनका प्लान क्या चल रहा है? ममता का प्लान देखिए कि उनके हिसाब से 2024 का प्लान क्या है। जो मैं कह रहा हूं विधायकों की संख्या बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगी? त्रिपुरा प्लस गोवा। अब आप देख ही रहे होंगे त्रिपुरा में ममता बनर्जी कैसे वहां एक्टिव हो गई हैं। त्रिपुरा में उनके एक नेता को अरेस्ट करने की बात हुई तो उसी में हंगामा हो गया, गृह मंत्री से मिलने पहुंच गए। मतलब त्रिपुरा के लोगों को सुनाई देना चाहिए कि वहां टीएमसी आ गई है, इसलिए ये सब हो रहा है। गोवा में वो चली गई हैं, आपको बताया कि वहां कैसे पूर्व सीएम को मिला लिया। कांग्रेस का टेक ओवर पहले करने की कोशिश है, क्योंकि वहां कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई था नहीं, तो एक आम आदमी पार्टी आई, अब ये खड़ी हो गई हैं, तो कांग्रेस की जगह को उस स्पेस को भरने की कोशिश है। 15 राज्यों में 15 राज्य में संगठन बना रही हैं कि भाई अपने आप को अगर देश भर में नहीं मजबूत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई आप एनर्जी ड्रिंक नहीं पीजिएगा तो कैसे बॉडी बनेगी? प्रोटीन नहीं लीजिएगा तो बॉडी कैसे बनेगी? तो ये प्रोटीन कहां से आएगा? अलग अलग चुनाव जीत कर आएगा, तब आपकी सियासी बॉडी बनती है पार्टी की। अच्छा, 2024 से पहले कांग्रेस को रिप्लेस कर देना है। अब देखिए कैसे उनकी भाषा बदल रही है। बंगाल चुनाव के पहले जय बांग्ला बोल रही थी मैं बंगाल की बेटी हूं। उसके बाद बाहर निकली, गोवा गई तो कहीं मैं इंडिया की बेटी हूं, और जय बांग्ला के अलावा भी बहुत कुछ बोलने लगी। तो उसको एक बार सुन लीजिए आप। हमें उन्होंने घूमेंगे और घूमने के बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है। तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करनी चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मेहनत से इतना दूर से आए हुए हैं और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है जो देश के लिए, आज बीजेपी के हराने के लिए, ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। ये फैसला को हम नमस्ते कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ, हम सत श्री अकाल जी कहती हूँ, हम सलाम अलैकुम कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ। हम आप लोगों को बहुत बहुत हमारा नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद और राम राम। सब ठीक से चले, आप अच्छा काम के लिए अच्छा करके चले। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय बांग्ला, जय गोवा। हर स्टेट का नाम पे स्लोगन होगा और जय भारत का साथ साथ स्टेट का भी होगा। स्टेट आगे ना बढ़ने से सेंट्रल आगे नहीं बढ़ सकता है। स्टेट ममता बनर्जी को बंगाल में सब बाहरी दिखते थे, अब वो जहां जाती हैं वहां की हो जाती हैं। ममता बनर्जी को बंगाल में जय श्री राम के नारे से दिक्कत थी, अब वो राम राम बोल रही हैं। कहती थी हम लोग राम राम नहीं बोलते, हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते, हम लोग सिया राम बोलते हैं, लेकिन आज राम राम भी बोल गई। तो ममता बनर्जी भी 2024 के लिहाज से खुद को ढाल रही है। कांग्रेस इसी वजह से ममता बनर्जी से चिढ़ भी रही है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये तो हो रहा है, लेकिन कैसे बोलें? कल को हो सकता है हाथ पकड़ना पड़ जाए, मंच पर ऐसे खड़े होकर हाथ फोटो खिंचवाते हैं ना। तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं
वो आरोप क्या लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से ममता बनर्जी पीएम मोदी के इशारे पर कांग्रेस को तोड़ रही है। नरेंद्र मोदी तो खुद ही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का सफायर कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, उसके लिए उनको किसी और को टेंडर देने की क्या जरूरत है। लेकिन सीधे नहीं बोल सकते, तो बोल रहे हैं ईडी और सीबीआई के डर से दीदी ऐसा कर रही है। ममता बनर्जी डरे हुए हैं कि सीबीआई ईडी कब छापा मारेगी। उनकी पार्टी के नेताओं के सारे तो कारनामे, काले कारतूतों को सारे पता है, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, सारे कारतूतों, सारे काले कारनामों को सबको पता है। और ये सारे लोगों को अगर सही ढंग से तफ्तीश होगी तो हिरासत की पीछे ही रहना पड़ेगा। तो ये बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए और खासकर भतीजे को, अपने भतीजे को बचाने के लिए वो मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। मोदी जी हमें बचा लो, हम कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, आपको खुशी कर रहे हैं, आप सत्ता में रहो, हमें बचा लो, मुझे और भतीजे के ऊपर हाथ मत लगाओ। सोचिए देश में क्या पॉलिटिक्स होती है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इन पर ढंग से जांच हो जाए तो ना तो ममता बचेंगी ना इनके भतीजे बचेंगे, इसलिए इन्होंने घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने। मतलब मान रहे हैं कि दोनों करप्ट हैं। खुद कह रहे हैं ना भाई कि जांच ढंग से हो गई तो जेल चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ अभी उपचुनाव में कैंडिडेट तक नहीं उतारा। इन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में फ्री हैंड दे दिया एक तरीके से, जिस तरीके से चुनाव लड़े। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी फिर देखिएगा फोटो खिंचवा लेंगे हाथ पकड़कर। और ये अधीर रंजन चौधरी टीएमसी में शामिल हो जाए तो और कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये इस देश की पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के टकराव को इस तरह से समझिए कि ममता बनर्जी 2 दिन से दिल्ली में है, विपक्ष को एकजुट कर रही है, लेकिन वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से नहीं मिली। आज जब उनसे सोनिया गांधी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर बार क्यों मिलना है भाई, हर बार सोनिया गांधी से मिलना जरूरी नहीं है। मैंने तो बोल दिया ना, why you are asking me only one question? इस बार मुलाकात नहीं होगी मैम? कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। नरेंद्र मोदी को हराना चाहती हैं, 2024 में दिल्ली पहुंचना चाहती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की नेता हैं, उनसे मिलना कोई जरूरी है? संविधान में लिखा है, पूछ रही हैं। इससे पहले जुलाई में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली थी, उसकी तस्वीर दिखाता हूं, तभी क्लियर हो गया था। 28 जुलाई की फोटो आपके सामने रखता हूं। इसी तस्वीर में क्लियर हो गया था कि जब ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने गई, उनकी फोटो बहुत वायरल हुई थी। और इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे गौर से तो बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि तभी मनमुटाव हो चुका था। राहुल गांधी जो उनको छोड़ने गेट तक आते थे, वो वहीं गेट पे खड़े रह गए कि अब आप जाइए। सोनिया गांधी इधर देख रही हैं, ममता बनर्जी उधर देख रही हैं, और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो एक तमतमाहट दिखती है। तो उसी दिन दिख गया था कि दूरी बन गई है। शायद उसी दिन क्लियर हो गया था कि ममता बनर्जी चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी हो, और सोनिया गांधी को शायद यह मंजूर नहीं था। अब आपको एक पहले की तस्वीर दिखाता हूं तो आपको समझने में और क्लैरिटी आएगी। 2017 की फोटो आपको दिखाता हूं। अब ये दोनों फोटो साथ में देखिए, ये 2017 है, ये 2019 है, और 2021 है वो, और ये 2017 है। अब 2017 में चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, करीबियां देखिए, किस तरीके से मिल रहे हैं वो देखिए, और 2021 में देखिए कि किस तरीके के चेहरे के भाव हैं, दूरियां हैं, डिफरेंसेस हैं, वो नजर आता है। क्योंकि 2017 में पहले अभी बंगाल का चुनाव जीतना जरूरी था, और उसके बाद 2024 था, तो प्यार था, कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। तब तो लगता होगा 2019 में ही हो सकता है सरकार में चले जाएं, लेकिन अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, अब दोनों राइवल हो गए, तो अब ये दूरियां बढ़ गई। अब 2024 में किसकी चलेगी नहीं चलेगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अब बात करता हूं, वक्त हो गया है उस करेंसी की बात करने की जो चलेगी या नहीं चलेगी, इसको लेकर प्रश्न है। क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा? आपका पैसा जो लगा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा? आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास।
क्रिप्टो करेंसी यानी करेंसी का डिजिटल रूप, ऐसी करेंसी जो कहीं दिखती नहीं। जिस क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रहा हूं उसको समझिए। ये क्रिप्टो करेंसी हम में से बहुत लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में करोड़ों लोग इसमें निवेश कर चुके हैं। इसमें ना सिक्के में होती है, ना नोट में होती है, सब ऑनलाइन है, कंप्यूटर में है। किसके पास है, कहां है, किसी को नहीं पता, और कारोबार के किसी नियम के बिना है। किसी देश की करेंसी ऊपर जाए नीचे जाए इस पर फर्क नहीं पड़ता, और बम्पर कारोबार हुआ है इसमें बीते कुछ साल। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने का ऐलान कर दिया। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपका पैसा डूब जाएगा या सरकार रास्ता देगी? सभी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगेगा या कुछ करेंसी बचेंगी? क्रिप्टो करेंसी अवैध होंगी या उन्हें एसेट माना जाएगा? क्या कानून बनने पर क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स लगेगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। इसी संसद सत्र में चर्चा के लिए एक बिल लाया जाएगा, और उस बिल का नाम रखा गया है, जो बिल आना है उस बिल का नाम रखा गया है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ये इतना बड़ा नाम है, और 2021 ये बिल आने वाला है। इतना घिस दिया हूं, पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगा, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है कि इस बिल में है क्या। लेकिन पहले समझिए कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है। बिल के बारे में जो कहा गया है उसमें दो बड़ी बातें हैं। बिल में क्या है, अब सरकार के दिल में क्या है वो समझिएगा जब बिल में क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। पहला ये है कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, और ये प्राइवेट पे गौर कीजिएगा, इसको बैन कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और दूसरा कि जो आरबीआई है वो अपनी डिजिटल करेंसी यानी देश की डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, डिजिटल करेंसी लाएगी। तो इस बिल के अंदर ये दो अहम बातें हैं। अब सवाल यह है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, कौन सी बच जाएगी जो इसके दायरे में नहीं आएगी, और ये जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लाएगी उसका क्या होगा, और जिन पर बैन लगेगा उनमें जिन्होंने पैसा लगाया उनका क्या होगा। क्रिप्टो मार्केट में यह खबर सुनते ही खलबली है। क्रिप्टो करेंसी बेचने की मारामारी हो गई है। एक वक्त पर सभी क्रिप्टो करेंसी की कीमत 20 से 30% गिर गई। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी भी हुई है। जैसे आपको दिखाता हूं, आप देखिए कि कहां ये लोग चढ़े हुए थे आसमान में और अभी क्या है। जैसे बिटकॉइन हो गया, जो पहली क्रिप्टो करेंसी जिसका आप सबसे ज्यादा नाम सुनते होंगे, वो बिटकॉइन की कीमत एक दिन में 48,38,000 के हाई से 33,75,000 के लो पर पहुंच गए। मतलब इतना लाखों का डाउनफॉल है। दूसरी है इथीरियम, इसकी कीमत एक दिन में 3,65,000 के हाई से 2,54,000 के लो पर आ गई। तीसरी है टेदर, इसकी कीमत एक दिन में 92 रुपए के हाई से 60 रुपए के लो पर पहुंच गई। रिपल की कीमत एक दिन में 96 रुपए 87 पैसे से 62 रुपए 78 पैसे के लो पर आ गई। कार्डानो, इसकी कीमत 165 रुपए के हाई से 101 रुपए के लो पर पहुंच गई। सोचिए जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनकी तो हालत खराब हो गई होगी। और अभी तो बिल आया नहीं, बिल के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं आई है। लोग डर गए, सवाल उठने लगे। जैसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा सरकार क्या तय करेगी, किसी को नहीं पता। क्या प्राइवेट शब्द से मतलब वो करेंसी ट्रेड जिसे ट्रेस नहीं कर सकते, या फिर सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी पर कंप्लीट बैन लग जाएगा? अगर कंप्लीट बैन लग जाएगा तो निवेशकों की रकम का क्या होगा? क्या निवेशकों की रकम वापसी के लिए कोई समय सीमा दी जाएगी, या फिर क्रिप्टो करेंसी को करेंसी न मानकर एसेट की तरह चलने दिया जाएगा?
और सिर्फ एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी चलेगी जो आरबीआई लेकर आएगी? यह लोगों के मन में प्रश्न है। और यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो करोड़ों का है, कई हजार करोड़ का। एक पोर्टल है ब्रोकर चूजर, ब्रोकर चूजर, ये एक पोर्टल है। इसकी स्टडी कहती है कि भारत में 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर है मतलब 10 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये ब्रोकर ये चूजर कह रहा है। और इसमें पैसा कितना लगा हुआ है? 70,000 करोड़। तो सरकार जो भी नियम लाएगी वो इतना पैसे पर इफेक्ट डालेगा। 2020 में क्रिप्टो मार्केट की ग्रोथ जो थी, 2020 में ग्रोथ जो थी वो 641% थी। इतना ऊपर चला गया था, 641%, जो हम सोच भी नहीं सकते। ज्यादातर निवेशक 21 से 35 साल के ग्रुप के हैं। अच्छा, भारत में कितने हैं? आपको बताया 10 करोड़ हैं। दूसरी जगह कितने हैं इसके यूजर? यूएस में जो है 2.7 करोड़ यूजर। यह यूएस में है। रूस का देखिएगा तो वहां 1 करोड़ 70 लाख है, 1.7 करोड़। अगर नाइजीरिया में देखिएगा तो वहां पर जो है, वहां पर करीब मान के चलिए 1 करोड़ 30 लाख है यूजर इसके। मतलब करोड़ों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की आबादी, अगर आबादी के हिसाब से जाइएगा तो यूक्रेन में करीब 12-13% है, रूस में करीब 12%, कीनिया में 8.5%, अमेरिका में 8.3% और भारत में करीब 7.3%। अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है वजीर एक्स। उसका दावा क्या है कि भारत में 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये वजीर एक्स कहता है। अगर आप ब्रोकर चूजर के हिसाब से जाइएगा तो 10 करोड़ निवेशक है। तो आप सोचिए कैसी करेंसी है कि कितने लोग पैसा लगा रहे हैं। इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। कोई 2 करोड़ कह रहा है, कोई 10 करोड़ कह रहा है, क्योंकि कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है। और अगर आप देखिए जो रजिस्टर्ड निवेशक होते हैं, वो अगर देश के जो नियम कायदे से निवेश हो रहा है उसमें बीएसई और एनएसई को देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें करीब 7.4 करोड़ निवेशक हैं। मतलब 7.5 करोड़ निवेशक के आसपास, जो मतलब आपको शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हैं, ऐसे 7.5 करोड़ के आसपास लोग हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड, एमएफ। इसमें कितने लोग हैं निवेश करने वाले? करीब 11 करोड़ 40 लाख, सबसे ज्यादा। यह भी रेगुलेटेड है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो कि रेगुलेटेड भी नहीं है, उसमें कहा जा रहा है कि 10 करोड़ निवेशक हैं। आप सोचिए, 10 करोड़ बिना किसी नियम कायदे कानून के लोग कूद पड़े हैं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि पैसा धाए 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 भाग रहा है। क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों लोग क्यों जुड़ रहे हैं? इसका जवाब जबरदस्त रिटर्न है जो बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखिए रिटर्न, देखिए क्या कितना मिलता है क्रिप्टो पर। रिटर्न क्रिप्टो पर 14 मार्च 2020 एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। और यही बढ़कर आज की तारीख में 24 नवंबर 2021 में ये एक बिटकॉइन कितना हो चुका है? ये बढ़कर हो चुका है 42 लाख रुपए के हाल। आप देख रहे हैं, 4 लाख से 42 लाख हो गया 14 मार्च 2020 से 24 नवंबर 2021 के बीच में। मतलब ये अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखिएगा तो 923% का रिटर्न है। अपने आप में बवाल है भाई, इतना कोई रिटर्न नहीं देता। इसी डेट में देखिएगा इथेरियम 10,000 से बढ़कर 3 लाख रुपए पर पहुंच गया।
उसका रिटर्न कितना है 3080%, 3000% से ज्यादा। बुखार छूट जा रहा है लोगों का कि इतना तो कहीं नहीं मिलना, इसलिए लोग पैसा लगा दे रहे हैं। 14 मार्च 2020 एक रिपल 11 रुपए का था, वो बढ़कर 77 रुपए का हो गया, यानी 593% का जंप है। लेकिन ये जंप जो हो रहा है, अब ये डाउन भी जाएगा क्या, और लोगों के पैसे का क्या होगा, और जिन लोगों ने पैसा लगवाया उन्होंने बिना नियम कायदे के क्यों लगवाया, इसका भी प्रश्न है लोगों के मन में। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निश्चल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। निश्चल जी, ये अब सरकार बिल लाने वाली है इस बार इस सेशन में। जो लोगों ने पैसा लगाया है, एक तो आपके प्लेटफॉर्म पर कितने लोगों ने पैसा लगाया है और उस पैसे का क्या होगा, आप लोगों का अपना एनालिसिस क्या है? सो आई थिंक पहली बात तो हमें अभी भी ये नहीं पता कि बिल का कंटेंट क्या है, पब्लिक डोमेन में आया नहीं है बिल अभी तक, तो ये कहना मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आया हुआ है जहाँ पे सीबीडीसी के बारे में बोल रहे हैं, फिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के प्रोहिबिशन के बारे में बोल रहा है और एक्सेप्शंस के बारे में बोल रहा है। अब ये एक्सेप्शंस में क्या एक्सेप्शंस होंगे वो भी नहीं पता है, तो हमें एक बार अब पहले बिल को देखना पड़ेगा जिससे मालूम पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में। एज एन इंडस्ट्री हमारा मानना यह है कि एक मिडिल पाथ आ सकता है विच इज रेगुलेशन, जहाँ पे आप जो यूज केसेस आपको लगता है जैसे पेमेंट रिलेटेड यूज केसेस जहाँ पे प्रॉब्लम्स है उन पे ज्यादा पाबंदी ला सकते हैं, और जो दूसरे यूज केसेस है जहाँ पे ब्लॉकचेन रिलेटेड टेक्नोलॉजी का यूज होता है वहां पे आप शायद पॉजिटिव रेगुलेशन ला सकते हो। तो ये अभी कहना मुश्किल है कौन से डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम इंडिया में रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक वो इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। आपके वजीर एक्स पर कितने यूजर हैं और उनका करीब कितना पैसा लगा हुआ होगा अंदाजन? यूजर्स करीब 80 लाख से 90 लाख के रेंज में है, और पैसा हम ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, बट ओवरऑल मैंने इंडस्ट्री के बारे में बोला है, सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो का वर्थ है। ये पैसा लगा नहीं है, ये वर्थ है, पैसा उससे कम ही लगा होगा क्योंकि अब ये बढ़ के 4 से 5 बिलियन डॉलर बन चुका है, करीबन 30-40 हजार करोड़ के रेंज में है। निश्चल जी, एक प्रश्न जो लोगों के मन में भी है कि जब इस देश में इसको लेकर कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, आरबीआई भी जब कह चुका था कि भाई अभी रुकिए, लोगों से कह रहा था, तो इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्यों आए? क्या आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है? कल को अगर सरकार बैन लगा दे और पैसा लोगों का डूब जाए तो जो प्लेटफॉर्म्स आए उनकी क्या जिम्मेदारी? आपने किस भरोसे लोगों का पैसा लगवाया? देखिए, आई थिंक इस सेक्टर में रेगुलेशन नहीं है, बट ये एक इनोवेटिव सेक्टर है, और अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री में जाओगे तो हमेशा पहले टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आया हुआ है, उसके बाद रेगुलेशन आता है। तो यही मानना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को आप देखोगे, ये एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी है जो पूरे दुनिया में सभी यूज कर रहे हैं, और जब अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको क्रिप्टो में निवेश करके ही यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको क्रिप्टो चाहिए। अगर कोई भी आपको अगर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन यूज करना है तो आपको क्रिप्टो की जरूरत है। अब वो क्रिप्टो खरीदने के लिए एक्सचेंजेस बने हुए थे, और ये स्लोली एंड स्टेडली बने। पहले लोग क्या करते थे, दोस्तों से खरीदते थे, बेचते थे, डायरेक्टली करते थे। स्लोली स्टेडली क्योंकि मार्केट बढ़ता गया तो एक्सचेंजेस आने लगे, और आज की दुनिया में एक्सचेंजेस के थ्रू सबसे हाईएस्ट बाइंग सेलिंग होता है। एक अच्छी बात क्या है, एक्सचेंजेस में केवाईसी होता है, तो आप जिसके साथ भी ट्रेड कर रहे हो तो दोनों एंड पे दोनों साइड के केवाईसी हैं, तो उससे आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का बात बन जाता है। बट अल्टीमेटली अनरेगुलेटेड सेक्टर है, ये सबको जानना भी जरूरी है। और हम लेकिन निश्चल जी, जब ये अनरेगुलेटेड सेक्टर है और आपको भी पता है और बाकियों को भी, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, तो आज की डेट में मान लीजिए सरकार बैन लगा दे और सरकार की अपनी जो भी वजह हो, आपकी जिम्मेदारी, आपके जैसे लोग जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया उनकी कितनी जिम्मेदारी होगी जो लोगों का पैसा डूबेगा उसमें? आई थिंक देखो, ये वही बात हुई ना कि इंटरनेट भी रेगुलेटेड नहीं है, तो इंटरनेट पे भी कभी कुछ भी बनाना नहीं चाहिए था।
क्योंकि आज तक इंटरनेट में अभी भी रेगुलेशन नहीं आया, तो हम वेबसाइट्स क्यों बना रहे हैं, हम कंपनीज पर क्यों बना सर रहे हैं? इंटरनेट में लोगों का करोड़ों रुपया तो नहीं लगा हुआ ना, $1 बिलियन का। लोग अपना जो मोटी कमाई है वो देखकर कि भैया इतना बढ़ रहा है, उन्होंने लगा दिया बिना सोचे समझे कि क्या होगा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी पैसे इसलिए लगवाए कि जितनी संख्या बढ़ेगी इन्वेस्टर की, जितना पैसा बढ़ेगा, सरकार के लिए उतनी मजबूरी हो जाएगी इसको रेगुलेट करना। देखिए, आई थिंक अल्टीमेटली हम ये सब आई थिंक ये एक अलग कहने की बात है कि हमने लगाया, मार्केट ऑलरेडी था तो इसलिए एक्सचेंजेस बने। ऐसा नहीं है कि पहले एक्सचेंजेस बने बाद में मार्केट बना। इंडिया में 2012 या 13 से क्रिप्टो में लोग निवेश कर रहे हैं और स्लोली स्टेडली ये मार्केट ग्रो होते गया, और सिर्फ इंडिया नहीं, ये ग्लोबल मार्केट बनते गया है और पूरे दुनिया में ये मार्केट बन रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सचेंजेस मिलके इस मार्केट को बनाए, पहले मार्केट बना दुनिया फिर में अगर एक्सचेंजेस कुछ गलत हो रहा हो तो वो भारत में अगर होगा तो सही तो नहीं हो सकता ना। सरकार एक कायदा तो नहीं लाई थी। ये वैसे है सर कि बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पर घर बना लें और ये कहें कि चलो इतने लोग बना लो कि सरकार को कल इस कॉलोनी को रेगुलराइज करना ही पड़ जाए। पर आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों गलत समझ रहे हो? नहीं, इसमें मैं नहीं बहुत समझ सारे रहा सर, अच्छे सरकार तरीके हैं। समझ रही है, बैन तो सरकार कर रही है, मैं कौन हूं गलत या सही समझने वाला? नहीं, आई डोंट थिंक सरकार भी बैन की तरफ नहीं जा रही है। सरकार देख रही है कि इसको सही तरीके से रेगुलेट कैसे करे, और इसमें जो नेगेटिव यूज केसेस हैं जिसके बारे में सबको प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करे। और उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। रेगुलेशन सबसे सही तरीका है, और हम इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि हम इसे सही से रेगुलेट करें, ताकि आपको जो नेगेटिव यूज केसेस आपको जो दिखाई देते हैं क्रिप्टो के अराउंड, उसे कर्व करें। इंक्लूडिंग ये कि जैसे आप कोई स्कैम के बारे में देख लेते हो, पढ़ लेते हो क्रिप्टो में, ये सब अवॉइड कर सकते हैं अगर सही रेगुलेशन आ जाए, सही निश्चय जी, KYC लेकिन जो अभी सब आ तक जाए। बिल को लेकर जानकारी है उसमें दो बातें हैं। एक, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी, और दूसरा, आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जिन लोगों का पैसा डूब गया वो सरकार को तो नहीं कोस सकते। सरकार तो कहेगी भाई हम तो पहले ही कोई नियम नहीं था, आपने अपने भरोसे पे पैसा लगाया था। उनका क्या होगा सर, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर इतने $1 बिलियन लगे हुए हैं तो? आई थिंक एक है, अगर आप बैन की तरफ देख रहे हो, तो एक था कि जो 2019 में एक ड्राफ्ट बिल आया था, तो उसमें भी एक सजेशन था कि लोगों को इनफ टाइम दिया जाए कि अगर उन्हें एग्जिट करना है उस टाइम फ्रेम में तो वो एग्जिट कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है, लेकिन हम क्यों ऐसा मानना चाहते हैं कि अगर वो बैन ही एग्जिट भी होगा? करेंगे तो जिस रकम पे खरीदा होगा वो तो होगा नहीं। आज ही बिटकॉइन की कीमत 3 लाख रुपए से नीचे आ गई, तो उनको तो नुकसान ही होना है। उनका पैसा पूरा भले ना जाए, लेकिन आधे से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा तो जाएगा ही। देखो, आई थिंक ये हम हमेशा से कहते हैं कि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है, अनरेगुलेटेड है। आज तक कभी भी कोई भी एक्सचेंज ने ऐसा नहीं कहा है इंडिया में कि हम रेगुलेटेड। इनफैक्ट हम यही बोल रहे हैं कि निश्चल जी, इसको कई रेगुलेट लोग तो करना बड़े चाहिए। बड़े फिल्म स्टार से ऐड करा रहे थे और वो फिल्म स्टार आके कहते थे अरे क्रिप्टो में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए नहीं तुम, लगाओ पैसा। अब बताइए वो फिल्म स्टार देंगे जिनका पैसा डूबेगा उनको? सो ये इसी चीजों के लिए हम रेगुलेशंस के लिए पुश करें, क्योंकि हम ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम कभी इंपोज नहीं कर सकते। एज एक्सचेंजेस हमने एक साथ मिलके कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट लाया है, जहां पे अभी ये जो आप एड्स की बात करें उसके लिए कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट था नहीं हमारे एक्सचेंजेस के बीच में, तो अब हम वो भी ला रहे हैं। पर ये सब थोड़े सीख के समझ के यही सब करना है। निश्चल जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अकेले आपको नहीं कोई दोष दे रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग इस मार्केट में लोगों का पैसा लगवा रहे थे, उनके पास पैसा आया, उन्होंने बड़े बड़े स्टार हायर कर लिए, और स्टार्स का क्या है, उनको तो बोलिए फलाना तेल लगाओ तो सिर पे बहुत बाल हो जाएंगे, तो वो भी वो कर देते हैं, और उनको कुछ और बोलने बोलो तो वो भी बोल देते हैं पैसा लेकर, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा सिस्टम एक ऐसी जमीन पर खड़ा था जो पता था कि किसी भी दिन गिर जाएगी। तो क्या ये लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ कि आपने उनको इस तरीके से खड़ा किया, अब कल को बैन लग जाएगा, वो लोग कहां जाएंगे, मुझे ये बताइए। देखो, आई थिंक जो एड्स की बात भी आप कर रहे हो, वहां पे सब जगह में एक था कि डिस्क्लेमर्स हर जगह में दिया हुआ था, बट आई थिंक एड्स को बेटर कर सकते थे, एजुकेशनल कर सकते थे, और यही सब सीख के करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो, आप जस्ट अज्यूम कर रहे हो कि बैन होगा ही। अगर बैन नहीं हुआ, अगर रेगुलेशन आया, और रेगुलेशन आएगा तो और ये इंडस्ट्री बढ़ेगा, तो अगर उस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? तो दोनों जगह से दोनों तरीके मेरे हो सकते पास हैं। जो अभी इनिशियल जानकारी है जिसमें बैन शब्द लिखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं ना किसी को डराना चाहता हूं, ना कोई पैनिक क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन उसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लिए बैन शब्द का इस्तेमाल अभी निकल कर आ रहा है, इसलिए ये सब सवाल पूछ रहा हूं।
राइट, सो अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन भी सही नहीं है, हमें पता भी नहीं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। और क्रिप्टो करेंसी, अभी आप जब क्रिप्टो सोचोगे तो क्रिप्टो करेंसी एक चीज है, बट क्रिप्टो एसेट्स जो है उनके बारे में क्या होगा, क्रिप्टो यूटिलिटीज जो है जैसे इथेरियम एंड ऑल, उनके बारे में क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में एक डिस्कशन में था जहाँ पे मिस्टर गर्ग थे जिन्होंने वो 2019 का बिल बनाया था। उनका कहना था कि जो क्रिप्टो करेंसी जो बोल रहे हैं वो जो भी क्रिप्टो है जो compete कर रहे हैं आईएनआर के साथ, जैसे फॉर पेमेंट, उनको वो क्रिप्टो करेंसी की तरह देखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि अभी एग्जैक्टली गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन होगा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और क्या डेफिनेशन होगा प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो यूटिलिटीज के लिए, उसके हिसाब से हमें मालूम पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पर अभी हम ऐसे अगर ये कंक्लूजन पे नहीं आ अगर ये सकते। बैन की तरफ जाता है तो वजीर एक्स का क्या होगा और बाकियों का क्या होगा? नॉट जस्ट वजीरेक्स और बाकियों का, देखो वही है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो एसेट्स है, और पहली बात तो आई थिंक उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो भी अभी जो कंपनीज है जो क्रिप्टो में है वो उनको दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ेगा, तो ब्रेन ड्रेन जो इंडिया में होगा उसका क्या। तीसरा है कि आज के डेट में क्रिप्टो को वेब 3.0 बोल रहे हैं और इंटरनेट था वेब 2.0। अगर वेब 3.0 में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री है, $3 ट्रिलियन का है। हम बोल रहे हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक $3 ट्रिलियन का मार्केट हम छोड़ देंगे एज ए नेशन। नहीं, बट तो वो क्यों बहुत छोड़ेंगे? सारे वो सवाल है आरबीआई यहाँ पे। अपनी डिजिटल करेंसी लाकर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। आप नहीं कर लोगों की सकता, क्या जरूरत है? यही तो डिफरेंस है। आरबीआई डिजिटल करेंसी पेमेंट के लिए, बट जो दूसरे यूज केसेस, अगर आपने हाल ही में सुना होगा एनएफटीज का क्या होगा? एनएफटी भी तो एक क्रिप्टो है जहां पे लोग अपना आर्ट ऑनलाइन डाल रहे हैं और बेच रहे हैं, उसका क्या होगा? और जो नहीं, पर क्रिप्टो पे गेम्स बन रहे हैं, सरकार वो 1.5-2 करोड़ लोगों ने बिना किसी नियम के इन्वेस्ट कर दिया, इसको देखे, या जो सरकार की चिंता है कि भाई इसमें बहुत सारा जो है वो टेरर फंडिंग भी आजकल हो रहा है, ये भी सुनने को आता है, दूसरी समस्याएं, वो उसको देखे, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखे। 1.5 लोगों ने हवाला हो रहा है, 1.5-2 करोड़ लोग अपनी मर्जी से बिना नियम के पैसा लगा देंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी है। ये या वो करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों देख सकते हो। आप जो टेरर फाइनेंसिंग और जो इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और जो सही तरीके के यूज केसेस है, जो सही तरीके से लोगों ने पैसा लगाया है और जो सही तरीके से कंपनीज बिल्ड करे, उसको भी देख सकते हो। जस्ट बिकॉज इंटरनेट में कुछ अगर गलत हो गया तो हम इंटरनेट बैन करेंगे कि हम उस गलत यूज केसेस को रेगुलेट करेंगे या तो उसको अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे? यही सेम फिलोसॉफी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये जो हमारा मानना होता है हमेशा कि कुछ गलत हो गया तो पूरा बैन कर दो, आई थिंक ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का इस टेक्नोलॉजी को। इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अच्छी चीजें भी हो रही है, बड़े बड़े कंपनीज बन रहे हैं। यूएस में तो कंपनीज आईपीओ जा रहे हैं, तो अगर यूएस में कंपनीज जो क्रिप्टो में आईपीओ जा रहे हैं, हम इंडिया में क्यों सिर्फ बैन के बारे में बात करें? पर फिर हमें चीन ये ने क्यों देखना है। बैन किया? सो चाइना में तो इंटरनेट भी कंट्रोल्ड है और क्लोज्ड है, तो हम इंडिया में भी इंटरनेट को कंट्रोल और क्लोज करें, ऐसा तो नहीं होगा। चीन तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, इंडिया में हम डेमोक्रेसी निकाले, ऐसा भी नहीं होगा। हमें डेमोक्रेटिक नेशंस को देखना चाहिए। यूएस, यूके, जहां पे इंटरनेट ओपन है, तो इंडिया में इंटरनेट ओपन है। वहां पे अगर क्रिप्टो को वो लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं कि सही तरीके से रेगुलेट कैसे करें, तो हम इंडिया में भी वैसे ही देखें। हमें प्रोग्रेस करना है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम अगर यहाँ पे इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो हम एक टेक नेशन है, इंडिया इज अ टेक नेशन। हमारा जो प्रोग्रेस हुआ वो टेक्नोलॉजी से हुआ है, और ये नया टेक्नोलॉजी का एक नया नेक्स्ट वर्जन है। हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं एज अ नेशन इसको? तो आई थिंक ये जो हम सोच रहे हैं कि ये या वो, आई थिंक दोनों साथ में लेके जा सकते हैं। हम अवॉइड नहीं कर सकते जो बैड एक्टिविटीज है, दैट इज डेफिनेटली श्योर, पर हम जो गुड एक्टिविटीज है उसको कैसे नजरअंदाज करें, उसे भी तो हमको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो दो कॉम्बिनेशन है, इसका सही तरीका जो ढूंढना है, वो अभी ये सब जैसे डिबेट्स चल रहे हैं, आई थिंक इधर से ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है निश्चल जी, एक चीज आखिर में ये बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए? जब तक अभी नहीं आ रहा है बिल, लोगों में तो एक पैनिक आ ही गया है कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, और भाई सबका पैसा जो है सुन के लोगों ने लगा दिया। किसी का बहुत हार्ड अर्न मनी भी हो सकता है, सबके पास बहुत पैसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो उनको क्या करना चाहिए? बेच के निकलना चाहिए, वेट करना चाहिए, फिर दोबारा खरीद लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, आई थिंक फर्स्ट इज जो कल जो न्यूज आया उससे बहुत सारा पैनिक हुआ। 10-15% का डाउन गया क्रिप्टो कंपेयर टू ग्लोबल प्राइसेस। तो ये जो पैनिक सेलिंग होता है, ये आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट वापस ऑलमोस्ट सेम रेट्स पे आ गया।
तो ये जो लास्ट 24 आवर्स में जिसने भी पैनिक सेलिंग किया उनका फिजुल में 10-15% का लॉस हो गया, क्योंकि ये मार्केट के वैल्यू से कम में बेचा है लोगों ने, बिकॉज ये पैनिक सेट हो गया। और ये सेम चीज जनवरी में जब ये सेम डिस्क्रिप्शन आया था उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, 24 to 36 आवर्स लगा था जहां पे 15-20% कम में लोगों ने बेचा था। तो जब ऐसा न्यूज आता है मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 दिन तो आप रुक जाओ देखने के लिए कि मार्केट संभलता है कि नहीं होता है। दूसरी बात है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, एक रेगुलेटरी प्रोसेस होगा, लंबा चलेगा ये सब रेगुलेशन का, तो इसको देख के ध्यान से सोच समझ के। तीसरा है कि ये अनरेगुलेटेड है, जैसे हम पूरे इस डिस्कशन में बोल रहे हैं अनरेगुलेटेड है, तो आप ये सोच के ही आप निवेश करो। और अगर आपको अनरेगुलेटेड मार्केट में नहीं आना है तो आपको नहीं आना चाहिए और रुकना चाहिए कि रेगुलेशन आए उसके बाद ही आप आओ। ये डिसीजन लेकिन लेना बहुत जरूरी है आपको। निश्चल जी, आपका कल के बाद से थोड़ा बीपी बढ़ा है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं या सब नॉर्मल चल रहा है? आई थिंक क्रिप्टो ऐसा मार्केट है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, तो अभी तो आदत हो गया है। चलिए ठीक है, आपको भी शुभकामनाएं भाई, सबका पैसा लगा है, अच्छे से कुछ ऐसा रास्ता निकले कि किसी का लॉस ना हो तो अच्छा है, और देश जो है वो बेहतर दिशा में जाए, यही उम्मीद रहेगी। बहुत शुक्रिया निश्चल शेट्टी हमसे बात करने के लिए आपका।